विद्यार्थियों, आज हम लिखाने का कार्य करेंगे और आप लिखने की कृपा करें। तो सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एंजाइमों में। हमने आपके लिए एंजाइम पढ़ाया था और एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों की प्रोटीन से समानता असमानता और एंजाइम की एक तरीके से जो अकार्बनिक प्रेरक हैं उनसे क्या समानता है और क्या अलग मटेरियल है, और प्रोटीन की एंजाइमों की प्रोटीन से समानता भी देखी है। ध्यान रखिए, एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग करेंगे एंजाइमों की खोज, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। देखो, प्राचीन ग्रीक निवासियों द्वारा एंजाइमों का उपयोग मदरा निर्माण में किया जाता था। मदरा निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में एंजाइमों का उपयोग सिरका, डबल रोटी, पनीर आदि बनाने में किया जाता था। जैविक उत्प्रेरकों के अस्तित्व के बारे में चर्चा जॉन जैकब बर्जेलियस ने की थी। जॉन जैकब बर्जेलियस ने की थी। ध्यान रखें, इन्होंने क्या बताया था? आपने लिखा है जैविक उत्प्रेरकों के अस्तित्व के बारे में सर्वप्रथम जॉन जैकब बर्जेलियस ने बताया था 1835 में। अब लिखेंगे, हम एक एक वैज्ञानिक को लेकर चलेंगे जो खोज से संबंधित है या अन्य कारणों से संबंधित है, प्रत्येक को लेकर चलेंगे। अब दूसरा वैज्ञानिक है कुहन। वैज्ञानिक है कुहन। लिखो, इन्होंने विलेय कण, जैसे क्या बोलेंगे, विलेय किण मतलब सोल्यूबल फर्मेंट। विलेय किण के लिए तरीके देखेंगे। विलेय किण के लिए सोल्यूबल फर्मेंट को से बोलते हैं। विलेय किण के लिए एंजाइम शब्द का उपयोग किया था। तो जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को एंजाइम नाम देने वाले कौन थे? कुहन। तो विलेय किण के लिए एंजाइम शब्द का इस्तेमाल किया था।
एंजाइम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ई एंड प्लस जाइमा, ई एंड प्लस जाइमा, दो शब्दों से। ई का मतलब एन ब्रैकेट लिखो और जाइमा का मतलब ईस्ट। एंजाइम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस जाइमा। ई का अर्थ है एन और जाइमा का अर्थ ईस्ट। जाइमा का अर्थ है ईस्ट। अर्थात ओवन ने ईस्ट के विलेखन के लिए एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखें, तो ने क्या किया था, जो ईस्ट का विलेखन है उसके लिए एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था, बस ये ध्यान रखें। नंबर 3, दो वैज्ञानिक हो चुके हैं, ध्यान रखिए। अब हम नंबर 3 देखते हैं। एडवर्ड बुकनर 1897। देखो, इन्होंने कोशिका रहित शर्करा माध्यम में ईस्ट कोशिकाओं के निचोड़ को डालकर किण्वन की प्रक्रिया संपन्न कराई। और इन्होंने बताया कि ईस्ट कोशिकाएं कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कि कोशिका रहित माध्यम में किण्वन को प्रेरित करते हैं। तीसरा वैज्ञानिक था। नंबर 4 लिखें, सुमनर। वैज्ञानिक है सुमनर। लिखो, इन्होंने जैव नीम के बीजों से यूरियन एंजाइम क्रिस्टलीय रूप में नियुक्त किया। यूरियन एंजाइम क्रिस्टलीय रूप में नियुक्त किया। यह एंजाइम
यह एंजाइम यूरिया को CO2 और NH3 में अपघटित करता है। तो सुंदर ने क्या किया था, जैकबिन के बीजों से यूरियस एंजाइम को वियुक्त किया और किस रूप में, कृत्रिम रूप में। और इस एंजाइम का कार्य क्या है, यूरिया को किसमें तोड़ देता है, CO2 और NH3। तो अब आप जान चुके हैं कि सुंदर ने यूरियस एंजाइम को कृत्रिम रूप में प्राप्त किया था। तो एंजाइमों को कृत्रिम रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक सुंदर है, ध्यान रखें। 5 वैज्ञानिक है नॉर्थ नॉर्थ। वैज्ञानिक है नॉर्थ नॉर्थ। इन्होंने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, देखो इन्होंने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व पेप्सिन को प्रोटीन रूप में प्राप्त किया। प्रोटीन रूप में, ध्यान रखिए नॉर्थ ने एक काम किया था, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, इन तीनों को क्या किया था, अलग किया था। लास्ट स्टेनली, वैज्ञानिक है स्टेनली। और स्टेनली देखो इन्होंने TMB तंबाकू मोज़ेक वायरस के प्रोटीन को वियुक्त किया। तो एंजाइमों के इतिहास के बारे में आप समझ चुके हैं कि जॉन बर्जीलियस ने क्या किया था, जॉन जैकब बर्जीलियस ने जैव रासायनिक उत्प्रेरण अर्थात एंजाइमों के अस्तित्व के बारे में बताया और उन्होंने एंजाइम नाम दिया और इसके ईस्ट के किरण को नाम दिया था उन्होंने। परंतु एडवर्ड बुकनर ने क्या किया था, एडवर्ड बुकनर ने कोशिका रहित माध्यम में ईस्ट कोशिकाओं के रस को डालकर अर्थात एक्सट्रैक्ट को डालकर किण्वन की प्रक्रिया संपन्न कराई और बताया कि कोशिका रहित माध्यम में भी ईस्ट कोशिकाओं द्वारा किण्वन संभव है, परंतु ईस्ट कोशिकाओं से स्रावित पदार्थ को उस माध्यम में डालना पड़ता है। ध्यान रखिए, आप इसे समझ चुके हैं। हेडिंग डालेंगे एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। तो एंजाइम का इतिहास हो चुका है, अब एंजाइम की रासायनिक प्रकृति पढ़ेंगे। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। तो
एंजाइम की रासायनिक प्रकृति देखते हैं तो आप जानते हैं एंजाइम कैसी है। एंजाइम जटिल अणु है, जटिल गोलाकार अणु होते हैं। ध्यान रखें, अगर हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति में देखते हैं तो एंजाइम क्या है, जटिल सामान्य गोलाकार होते हैं, गोलाकार प्रोटीन। जटिल गोलाकार प्रोटीन है। तो एंजाइम की रासायनिक प्रकृति को पढ़ेंगे। इसमें लिखो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इसी में देखो निम्न तथ्य स्पष्ट करते हैं कि एंजाइम प्रोटीन अणु है, कि एंजाइम प्रोटीन अणु है। तथ्यों को लिखेंगे एक एक तथ्य को। नंबर 1, एंजाइम अम्ल क्षार रंजक अम्ल क्षार। नंबर 1 देखो, एंजाइम अम्ल क्षार व रंजक से प्रोटीनों की तरह प्रभावित होते हैं या प्रोटीन के समान प्रभावित होते हैं। नंबर 2, एंजाइमों को पैप्सिन एंजाइम से अपघटित करने पर एंजाइमों को पैप्सिन एंजाइम से अपघटित करने पर एंजाइमों की क्रिस्टलीय प्रकृति समाप्त हो जाती है। एंजाइमों की क्रिस्टलीय प्रकृति समाप्त हो जाती है। नंबर 3, एंजाइम त्रिविमीय एंजाइम त्रिविमीय रचना दर्शाते हैं जो कि प्रोटीन के समान है। एंजाइम त्रिविमीय संरचना दर्शाते हैं जो कि प्रोटीन के समान है। समानता को देखें। नंबर 4, एंजाइमों का निर्माण प्रोटीनों के समान, एंजाइमों का निर्माण प्रोटीनों के समान आनुवांशिक नियंत्रण में होता है। आनुवांशिक नियंत्रण में होता है। तो प्रोटीन और एंजाइमों का निर्माण, दोनों का निर्माण किसमें हो रहा है? आनुवांशिक नियंत्रण में। लास्ट लिखें, एंजाइम प्रोटीनों के समान, एंजाइम प्रोटीनों के समान वर्ण अवधियां हैं,
दर्शाते हैं। तो एंजाइम प्रोटीनों के समान वर्ण अवक्रिया कलर रिएक्शन दर्शाते हैं। तो एंजाइमों से मतलब एंजाइम किस प्रकार प्रोटीन है, तो कुछ तथ्य हमने दिए कि प्रोटीन और एंजाइम एक साथ इस तरीके से इनका कार्यों में प्रभावित होते हैं, ये कार्य करते हैं, ध्यान रखिए। हमने चारों पांचों तथ्य लिखा दिए जिनसे ये सिद्ध होता है कि एंजाइम प्रोटीन हैं। तो एंजाइमों का इतिहास आपने पढ़ लिया, एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति आपने लिख ली। अब हम लिखाएंगे, आप लिखने का कार्य करें। अब हम लिखेंगे एंजाइम और अकार्बनिक प्रतिक्रिया में समानता। समानता रहेंगे। आप जानते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि अकार्बनिक प्रतिक्रिया क्या होते हैं, धात्विक आयन होते हैं, धातुओं के बने आयन होते हैं, इन पर चार्ज पाया जाता है। ध्यान रखिए, हम एक एक को पढ़ेंगे कौन सी समानता है। नंबर 1, एंजाइम का अकार्बनिक प्रेरक। एंजाइम एक आप लोग को दोनों के लिए अनुकूलतम ताप और पीएच आवश्यक है। दोनों के लिए अनुकूलतम ताप और पीएच आवश्यक है। नंबर 2, किसी भी अभिक्रिया के लिए दोनों की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। दोनों की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। नंबर 3, दोनों ही सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। दोनों ही सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। अर्थात कम ऊर्जा स्तर पर ही अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। नंबर 4, दोनों ही अभिक्रिया की समाप्ति के बाद रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, नष्ट नहीं होते ये किसी प्रक्रिया में, ना तो एंजाइम नष्ट होते ना कार्बनिक प्रेरक नष्ट होते। ध्यान रखिए। 5,
मध्यवर्ती सेमेस्टर। विद्यार्थियों, आप पुनः ज्वाइन करें।